नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि के बारे में। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा एक सफल परीक्षण किया गया है क्रायोजेनिक इंजन का। वही क्रायोजेनिक इंजन जिसके लिए हमने निर्माण प्रक्रिया शुरू की थी 1990 के दशक में, और जिसे हमने 2014 में एक सफल परीक्षण के द्वारा डेवलप किया गया था। लेकिन अब इस क्रायोजेनिक इंजन में हमने कुछ और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए हैं, यानी इसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाया है। और भारत का जो रॉकेट है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जिसके दो वर्जन हम वर्तमान में यूज में ले रहे हैं, जीएसएलवी मार्क 2 और जीएसएलवी मार्क 3। जीएसएलवी मार्क 3 जिसे हम एलवीएम 3 कहते हैं, जिसके माध्यम से भारत ने भारी भरकम सैटेलाइट चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जैसे जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया था। और भविष्य में गगनयान मिशन के लिए भी इसी रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस रॉकेट को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हाल का जो परीक्षण किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये परीक्षण इसरो ने पूरी तरह से सफल कर दिया है। तो आज के इस परीक्षण के मायने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बड़ी खबर है। इसको हम टेक्नोलॉजिकल रूप से विस्तार पूर्वक समझेंगे कि इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या रही, किस परीक्षण प्रक्रिया के दौरान इसरो ने इस परीक्षण को किया, कौन से केंद्र से किया गया, जैसे कि महेंद्रगिरी जो हमारा इसरो प्रोपल्सन सिस्टम है उसकी बड़ी भूमिका रही है इसमें। और ये सी लेवल टेस्ट था। सी लेवल टेस्ट का मतलब क्या है इसे भी समझेंगे, और इस परीक्षण से भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, सारे जितने भी दिमाग में आपके प्रश्न आएंगे उन सभी का जवाब यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए यहाँ पर खबर क्या है, समझिए। इसरो ने खुद नहीं छापा है इस खबर को। इसरो कंडक्ट सी लेवल टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट वैसे रॉकेट कई कैटेगरीज में होते हैं। जैसे भारत का एक पीएसएलवी रॉकेट है। पीएसएलवी जो रॉकेट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका उपयोग किया जाता है लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने के लिए, लगभग मान के चलिए 500 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और यहाँ पर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं जो ध्रुवीय कक्षा में होते हैं, उनके लिए हमारे पास में रॉकेट है पीएसएलवी। तो पीएसएलवी रॉकेट की जो कैपेसिटी है वो लगभग 1725 केजी है, यानी लगभग मान के चलिए 1.75 टन का जो वजन का सैटेलाइट है उसी को पीएसएलवी उठाकर ले जा सकता है। लेकिन जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, जिनको हम संचार उपग्रह कहते हैं, जो जिस ऑर्बिट में भेजे जाते हैं उस ऑर्बिट को कहते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, भू स्थिर कक्षा। उस ऑर्बिट में जब सैटेलाइट को भेजा जाता है, और वो सैटेलाइट जो कि ट्रांसपोंडर एक उपकरण होता है इनके अंदर, उसको लेकर जाते हैं जो भारी भरकम होता है। तो इनका वजन जनरली 2 टन से ऊपर होता है, 2 टन से 4 टन तक का वजन हो सकता है। तो उस स्थिति में जब सैटेलाइट को भेजना होता है तो पीएसएलवी से काम नहीं चलता, उसके लिए नया रॉकेट बनता है जिसका नाम है जीएसएलवी, जो कि इसरो ने बनाया है। जीएसएलवी एक 3 चरणों वाला रॉकेट है जिसको मैं आगे समझाऊंगा। इस रॉकेट की खास बात यह है कि पीएसएलवी में जहां ठोस ईंधन और द्रव ईंधन का उपयोग किया जाता है, वहीं पर जीएसएलवी में क्रायोजेनिक ईंधन का भी उपयोग किया जाता है। और क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये क्रायोजेनिक होता क्या है, पहले इसे क्लियर कर दीजिए। देखिए आपको यहां पर बता देते हैं, एक शब्द होता है क्रायो। क्रायो का मतलब होता है एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर। यानी अगर कोई तकनीक बहुत ज्यादा कम तापमान पर कार्य करती है तो उसको कहते हैं क्रायो टेक्निक, क्रायोटेक्निक। अब यहां क्रायो का मतलब हो गया बहुत कम तापमान पर। अगर आपसे पूछा जाए कि सर कितने कम तापमान पर, तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अगर -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कोई तकनीक काम करती है तो उसे कहते हैं क्रायोजेनिक टेक्निक। जैसे फॉर एग्जांपल हम मेडिकल साइंस में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको जब हम बहुत कम तापमान पर कीटाणु रहित करते हैं, जर्म फ्री करते हैं, तो उसी को सर्जरी के कार्य में लेते हैं। सर्जरी करने के लिए उन इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं, तो उसको कहते हैं क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी। खाद्य पदार्थों को भी सुरक्षित रखने के लिए बहुत कम तापमान का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो शब्द जहां आ जाए इसका मतलब बहुत कम तापमान। कितना कम तापमान? -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान। ठीक है, अब यहां पर देखिए कहानी स्टार्ट कहां होती है, मैं आगे तब बढ़ूंगा, पहले आपको ये चीज समझा देता हूं कि जब ईंधन की बात आती है, फ्यूल की बात आती है, तो दुनिया में सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है इसको सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। उसका कारण समझिए क्यों माना जाता है, इसके 3-4 कारण हैं। हाइड्रोजन गैस पहली बात दुनिया में सबसे ज्यादा अवेलेबल है। ब्रह्मांड में अगर इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस या सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व आपसे पूछा जाए तो वो हाइड्रोजन है। और लेकिन हाइड्रोजन जैसे कि जितने भी स्टार्स हैं, जैसे हमारा सूर्य है, तो वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बहुत ज्यादा मौजूद हैं। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन की जो हम प्रक्रिया कहते हैं, नाभिकीय संलयन, उसी के माध्यम से एनर्जी निकलती है। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो यही है, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होना। तो जितने भी स्टार्स हैं, तारे हैं इस ब्रह्मांड में, उन सब पर हाइड्रोजन भरी पड़ी है। लेकिन पृथ्वी ग्रह की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन बहुत कम है। यहाँ पर हाइड्रोजन की आपूर्ति अगर वायुमंडल से की जाए तो वो नहीं हो सकती। लेकिन पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा स्रोत है, वो है जल। यानी समुद्र का जो जल है, जो कि H2O होता है, इसका अगर हम मान लीजिए जल वैद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, तो आराम से इस जल को तोड़कर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन यहां से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन दुनिया का सबसे बेस्ट फ्यूल क्यों है? एक तो ये अच्छी मात्रा में, अच्छी क्या, सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीजन दुनिया का सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजर माना जाता है। ऑक्सीडाइजर ऐसा पदार्थ जो किसी ईंधन को जलाने में सहायक होता है। तो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये कंपैरेटिव बाकी के जितने भी फ्यूल हैं उनकी तुलना में सबसे ज्यादा ऊष्मा यानी हीट प्रोवाइड करता है। और तीसरी बात, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो जो हीट मिलती है वो हीट आपको जल वाष्प के रूप में मिलती है, और जल वाष्प H2O ही होता है। तो इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। तो किसी भी ईंधन की जो बेस्ट कंडीशन हो सकती है वो क्या है? एक तो अवेलेबल हो जाए जो हाइड्रोजन है, दूसरा जो हीट प्रोवाइड करे वो ज्यादा हो। बिल्कुल, यहाँ पर हीट पावर जो है, जो ऊष्मा शक्ति जो है वो सबसे ज्यादा प्राप्त होती है कंपैरेटिव बाकी के फ्यूल से। और तीसरी बात, पॉल्यूशन लेस है, यानी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। तो हाइड्रोजन सबसे अच्छा फ्यूल है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हाइड्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते। इसे हम फ्यूचर फ्यूल के नाम से कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का उपयोग पृथ्वी पर ज्यादातर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा सक्रिय गैस भी है। हाइड्रोजन, अगर आप थोड़ा सा विज्ञान से ताल्लुक रखते हैं तो आपको समझ में ये चीज आ जाती होगी कि हाइड्रोजन सक्रिय इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इस इलेक्ट्रॉन को यह बहुत तीव्रता से त्यागने की स्थिति में रहता है। तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा सक्रिय पदार्थ है, सबसे हल्का है, तो आसानी से क्रिया कर लेता है। इसको आवारा तत्व भी कहते हैं, आवारा तत्व के नाम से जानते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हल्का है और सक्रिय है, इसलिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते। इसके स्टोरेज की बहुत ज्यादा समस्या आती है। स्टोरेज की समस्या मतलब आप इसको अगर किसी सिलेंडर में स्टोर करोगे तो ये गैस इतनी हल्की है कि गुरुत्वाकर्षण बल इसके मॉलिक्यूल्स को रोक भी नहीं पाता और ये उड़ जाती है, तो इसलिए इसका उपयोग नहीं होता। तो हाइड्रोजन का वैज्ञानिकों ने क्या तरीका निकाला? हाइड्रोजन का वैज्ञानिकों को क्योंकि उपयोग करना था, इसलिए वेस्ट फ्यूल को छोड़ नहीं सकते थे, तो इन्होंने कहा कि चलिए गैस अवस्था में हाइड्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। गैस अवस्था में वैसे भी रॉकेट में ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि ईंधन की मात्रा बहुत ज्यादा भरी जाती है रॉकेट में, और ईंधन की मात्रा जब टनों में होती है तो इतने ज्यादा टन मात्रा को किसी भी सिलेंडर में भरेंगे तो वो सिलेंडर का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहली बात तो गैस का उपयोग ही नहीं करना। दूसरी बात, हाइड्रोजन गैस का तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे हल्की है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको लिक्विड स्टेट में लाते हैं, द्रव अवस्था में। अब द्रव अवस्था में जब इसको लेकर आते हैं तो हाइड्रोजन गैस को जब लिक्विड स्टेट में लाया गया तो ये -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर लिक्विड स्टेट में आती है। यानी जो LH2 है, LH2 लिक्विड स्टेट में वो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर आती है। अब -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो कौन सी तकनीक आ गई? क्रायोजेनिक।
समझ गए बात। और इसी तरीके से इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन को लिया गया, वो आता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड स्टेट में, LOX लिक्विड ऑक्सीजन। तो जब किसी इंजन में, ध्यान रखिए, जब किसी इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड का उपयोग किया जाता है तो उसी इंजन को कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन हमने 2014 में 5 जनवरी 2014 को GSLV D5 हमारा जो रॉकेट था उसका हमने सफल परीक्षण किया था। 2014 में ये तकनीक हमने डेवलप की थी और हम दुनिया के 6वें देश बने थे इस तकनीक को प्राप्त करने वाले। 5 जो देश थे वो हमसे पहले डेवलप कर चुके थे। सबसे पहले इस तकनीक को विकसित किया था अमेरिका ने, फिर उसके बाद नंबर आता है फ्रांस, जापान, फिर चाइना, फिर रसिया, इस तरीके से, और 6वां देश बना था भारत। ठीक है, तो ये तकनीक हमारे पास है, लेकिन अब इस तकनीक में इजाफा किया गया है। क्या इजाफा किया गया है समझिए। हमने जो GSLV हमारा जो रॉकेट था जिसके तीसरे चरण में इसको उपयोग में लिया जाता है, वहां पर हमने इसके जो क्रायोजेनिक इंजन का जो कैपेसिटी थी उसको अब 22 टन थ्रस्ट पर कर दिया है। 22 टन थ्रस्ट का मतलब क्या है ये आपको आगे समझाएंगे। तो इसलिए ये सुर्खियों में है, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, इसरो की साइट है, सब पर इस खबर को आप देख सकते हैं। तो ये जो रॉकेट है मैं आपको पहले बता चुका हूं इसके बारे में। GSLV हमारा जो रॉकेट है, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इस रॉकेट में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये रॉकेट जो है लगभग 43.5 मीटर लगभग लंबा है, इस रॉकेट की लंबाई है, 640 टन वजन है। भारत का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली रॉकेट यही है और इसी को कहते हैं बाहुबली रॉकेट। इस रॉकेट की जो कैपेसिटी है वो समझिए आप, कि जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली जो ऑर्बिट है, जिसको हम GEO कहते हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, या फिर GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, वहां पर ये 4 टन वजन उठाकर ले जा सकता है, मतलब 4 टन वजन तक के सैटेलाइट ले जा सकता है। और अगर LEO की बात करें, लगभग 1500 किलोमीटर तक की हाइट, 500 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक की हाइट की बात करें तो यहां पर ये लगभग 8 टन वजन उठा सकता है। इसका मतलब ये PSLV से बहुत ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट है। शक्तिशाली रॉकेट इसलिए है क्योंकि इस रॉकेट का आकार बड़ा है, इसमें ठोस और द्रव ईंधन भी बहुत ज्यादा मात्रा में भरे जाते हैं और फिर इसमें क्रायोजेनिक स्टेज का उपयोग किया जाता है। यहां पर देखिए रॉकेट के 3 चरण होते हैं। ये जो है सॉलिड बूस्टर है और रॉकेट का जो मीडियम पार्ट है वो द्रव ईंधन वाला होता है, जिसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है, और जो ये वाला पोर्शन है ये इसका क्रायोजेनिक इंजन वाली क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो है C20, इसको कहा जाता है। यहां पर क्रायोजेनिक इंजन लगाया जाता है। अच्छा, अभी तक जो हम क्रायोजेनिक इंजन ले रहे थे वो यहां पर देखिए कौन सा था, C20 क्रायोजेनिक इंजन था और इस स्टेज को कहा जाता है C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज है C25। ठीक है, ये अब तक का भारत का अब तक का जो उपयोग हो रहा था उसकी बात कर रहे हैं। इसमें ईंधन की मात्रा कितनी भरी जाती है, यहां पर ईंधन की मात्रा भरी जाती है लगभग 28 टन। यहां मैं आपको बता दूं कि जो लिक्विड फ्यूल है उसकी मात्रा होती है लगभग 110 टन, इसलिए इसका नाम रखाया गया है, इस स्टेज का नाम L110। और यहाँ पर ठोस ईंधन की मात्रा कितनी होती है, लगभग मान के चलिए 200 टन के आसपास, इसलिए इस स्टेज को कहते हैं S200। यानी रॉकेट की 3 स्टेज होती है, पहली का नाम है S200 क्योंकि इसमें सॉलिड फ्यूल होता है, दूसरी में लिक्विड फ्यूल होता है और इसका नाम है L110, और तीसरी में क्रायोजेनिक फ्यूल होता है, इसका नाम है C25। 28 टन के आसपास इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी जाती है। सॉलिड रॉकेट बूस्टर मोटर S200 और यहाँ पर कोर स्टेज लिक्विड वाली जो है L110, इस तरीके से 3 स्टेज काम करती हैं। जो यहाँ पर देखिए लिक्विड स्टेज के लिए जो इंजन काम में लिया जाता है वो विकास इंजन होता है, और यहाँ पर जो है हम वो लेते हैं, यानी बूस्टर लेते हैं, वो सॉलिड बूस्टर होते हैं, बूट स्ट्रैप मोटर होती है। अब बात करते हैं कि भाई हमने ये तो पुराना जो हमारा इंजन जिस तरीके से काम कर रहा है उस पर बात कर ली। फिलहाल में हमने किया क्या है, फिलहाल में हमने ये किया है कि अभी तक जो हम परीक्षण कर रहे थे, अभी तक हम जो यूज कर रहे थे उसमें लगभग 19 टन के आसपास का टेस्ट हमने किया था इस थ्रस्ट स्तर की बात करें तो। अब लेकिन इसमें जो थ्रस्ट स्तर है वो 22 टन थ्रस्ट के लिए किया गया है, 22 टन थ्रस्ट का। और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे परीक्षण किए गए। जो परीक्षण किया गया, पहली बात वो समुद्र की सतह पर किया गया। अभी तक देखिए जैसे इस रॉकेट की बात करें तो ये रॉकेट कहां पे काम आते हैं, ये अंतरिक्ष में काम में आते हैं, और अंतरिक्ष में स्थिति होती है निर्वात की। तो निर्वात में एयर का प्रेशर वगैरह कुछ नहीं होता,
तो वहां पर चीजें अलग होती हैं, लेकिन पृथ्वी पर जो सिचुएशन है वो अलग हैं। पृथ्वी पर वायु का जो दाब है वो बहुत ज्यादा है। जब इनकी टेस्टिंग होगी तो वायु दाब जो है इसको कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगा, इसमें दखलंदाजी करेगा। और समुद्र में जब हम इसको परीक्षण को कर रहे हैं तो वहां पर और भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो इसरो ने जो ये टेस्ट किया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किया गया और जितनी भी चैलेंजेज आते थे उन सभी को यहाँ पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यहाँ पर टेस्टिंग जो की गई उस टेस्टिंग में एक तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इसरो ने डेवलप की वो है नोजल प्रोटेक्शन टेस्ट सिस्टम। नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है अभी आपसे बात करेंगे। दूसरा, इसमें मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर का उपयोग किया गया। मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। ये लगभग टोटल जो परीक्षण हुए हैं वो 20 परीक्षण हुए हैं। इनमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पर देखनी है वो आप समझिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहली बात कि एलवीएम जो हमारा रॉकेट है, जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, अब इसकी जो कह सकते हैं थ्रस्ट कैपेसिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये और ज्यादा भारी सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम होगा क्योंकि हमने यहाँ पर अब 19 टन की जगह 19 टन से जब हम डेवलप कर रहे थे स्टेज तो वो C-20 कह रहे थे हम इसको C-20। अब C-20 की जगह C-32 चरण आ जाएगा यहाँ पर, और C-32 चरण जो है वो ज्यादा शक्तिशाली होगा और ये 22 टन थ्रस्ट के साथ में सफल परीक्षण यहाँ पर कर लिया गया है। अब इस सफल परीक्षण के साथ में जो हमने यहाँ पर नोजल प्रोटेक्शन जो सिस्टम था उन सबका परीक्षण लगभग 165 सेकंड तक चला और 165 सेकंड तक ये सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अब इसमें नई चीज क्या थी वो समझिए। जैसा कि मैंने कहा कि आप जब अंतरिक्ष में काम करते हैं तो वहां वैक्यूम की स्थिति होती है, लेकिन यहां पर जो है वैक्यूम नहीं था। तो इसलिए जब इसमें से फ्यूल निकलता है, फ्यूल का मतलब जो यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इन दोनों को तीव्र गति से आपस में टकराया जाता है, जलाया जाता है, और यहां से जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर वो इसमें इंटरफेयर करता है। इस एयर प्रेशर को सही रखने के लिए नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया, नहीं तो फिर इस नोजल में क्रैक आ जाते हैं, दिक्कत आ जाती है, फ्लो सेपरेशन जो है वो बिगड़ जाता है। तो इसके लिए एक प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया और इस प्रोटेक्शन सिस्टम ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम किया। तो एक तो परीक्षण हमारा ये हुआ। दूसरा, इग्निशन की बात करें। इग्निशन का मतलब होता है कि ईंधन को ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जलाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर जो है उसका उपयोग किया गया, जो कि एक एडवांस लाइटर की तरह काम करता है और उसके द्वारा लिक्विड हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ सटीकता के साथ जलाया गया। यहाँ पर हाइड्रोजन देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन, इसको जलाया गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका एक तो सेपरेशन फ्लो सेपरेशन जो था वो प्रॉपर देखा गया, और दूसरा जो मल्टी इग्निशन एलिमेंट इग्नाइटर जो हैं उनको यहां पर परखा गया। और ये सारी चीजें 165 सेकंड तक चला, 22 टन के थ्रस्ट पर इसका उपयोग किया गया और ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। इसरो ने यहां पर कहा है कि हमने लगभग 20 बार इस परीक्षण को किया और इस परीक्षण में हमने हर चीज को परखा है। फॉर एग्जाम्पल, पायोनियरिंग टेक्नोलॉजी है ये, क्योंकि ये खुद की हमारी टेक्नोलॉजी है। मल्टी एलिमेंट इग्निशन को जांचा गया, यहाँ पर इग्निशन मार्जिन फॉर गगनयान, गगनयान के लिए इस चीज को देखा गया। इंजन क्वालिफिकेशन फॉर गगनयान, यानी इंजन को भी गगनयान परीक्षण के लिए, गगनयान जो मिशन है उसके लिए अकॉर्डिंग बनाया गया। थ्रस्ट ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन, और फिर नोजल प्रोटेक्शन, बूट स्ट्रैप मोड स्टार्टिंग, और इंडिजेनस जो टर्बो पंप बियरिंग है, इन सभी और सेंसर्स जो हैं स्वदेशी सेंसर, इन सभी का परीक्षण सफलतापूर्वक यहाँ पर किया गया है। 19 टन की जगह जब हम 22 टन थ्रस्ट की बात करते हैं तो रॉकेट, हमारा जो बाहुबली रॉकेट है वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। उसके पेलोड ले जाने की क्षमता, पेलोड का मतलब जो सैटेलाइट जो हम ले जाएंगे वो क्षमता इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये क्षमता बढ़ जाएगी तो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन आ रहा है, गगनयान मिशन। उस मिशन में हमें बहुत ज्यादा सहायता इससे मिलने वाली है। तो अभी जितने भी कार्य इसरो के द्वारा किए जा रहे हैं उन सब में कहीं ना कहीं सेंटर में, दिमाग में, वो है गगनयान मिशन, क्योंकि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होने जा रहा है। पहली बार मानव को हम अंतरिक्ष में भेजने जा रहे हैं। फिर इसका एक और इंपॉर्टेंस ये है कि ये सब कुछ हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, स्वदेशी तकनीक है। यहाँ पर चाहे टर्बो पंप हो, चाहे बियरिंग्स हो, चाहे सेंसर्स हो, सब कुछ भारत में बना है, भारत में इसकी टेस्टिंग हुई है और इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। फिर इंजन की लंबी उम्र, यानी ये जो परीक्षण है लगभग 20 बार हमने किया है,
तो ये इसकी जो लाइफ सेल है उसको भी बताता है कि किस तरीके से ये भविष्य में काम करेगा। तो ये था दोस्तों इसरो का एक सफल परीक्षण जो कि सी लेवल टेस्ट था और क्रायोजेनिक तकनीक का था। इस क्रायोजेनिक तकनीक ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया था, 50 साल तक हमने इसका वेट किया। 1964 के आसपास 1963-64 में अमेरिका ने जब इसका परीक्षण किया तो अमेरिका ने ये तकनीक किसी भी देश के साथ साझा करने से मना कर दिया था, लेकिन फ्रांस और जापान को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, तो जापान और फ्रांस ने ये तकनीक डेवलप की। उसके बाद चाइना ने इस तकनीक को डेवलप किया 1984 में, और जो देश सबसे पहले इस तकनीक को बना रहा था वो था यूएसएसआर, लेकिन बना नहीं पाया और कहीं ना कहीं वो परीक्षण फेल हो गया। 1987 में जाकर यूएसएसआर ने इस तकनीक को बनाया और फिर भारत ने क्रायोजेनिक इंजन आयात किए थे रसिया से। 7 क्रायोजेनिक इंजन 1991 में लिए गए थे। हालांकि रसिया ने उस समय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी बोला था, लेकिन रसिया का विघटन होने के बाद अमेरिका ने भारत और रसिया दोनों पर दबाव बनाया और ये तकनीक ट्रांसफर नहीं हो पाई हमें, लेकिन इंजन हमें प्राप्त हुए और उन्हीं इंजनों के प्रयोग के आधार पर भारत ने 2014 में अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया था। और अब इस क्रायोजेनिक इंजन के लगातार सफल परीक्षण होते जा रहे हैं और ये और ज्यादा मजबूत स्थिति में शक्तिशाली इंजन के रूप में हम इसको डेवलप कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे उनका जवाब आया होगा। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।